अब आप लोग टॉपिक डालो पोमोलॉजी या फल विज्ञान। पोमोलॉजी, जो भी बची हुई चीजें और पढ़ेंगे बाद में, कोई ज्यादा लोड नहीं। जो भी और भूल चूक शुरू के जो पॉइंट है, शुरू के जितने भी पॉइंट्स हैं, सब कुछ वो हम क्रॉप के साथ पढ़ लेंगे ना भाई। कोई आपको तापमान पढ़ना है तो हम उस फसल के साथ पढ़ लेंगे तापमान को, क्या लोड है। और लास्ट में जब, क्योंकि एक बेच के छूट रहा है तापमान तो सबके छूट रहा हो भाई। हाँ तो कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे, अब बाद में करेंगे क्योंकि अब पोमोलॉजी स्टार्ट करने दो। फ्रूट हो जाएंगे तो थोड़ा लोड कम हो जाएगा अपना, नहीं बहुत बढ़िया। लिखो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को बोलते हैं फल विज्ञान, फ्रूट साइंस। मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ ध्यान से उसको सुनना एक बार, और उसके बाद में आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा खेल समझने का ही, हर चीज रट नहीं सकते आप लोग। बस दिमाग को, शिक्षा का उद्देश्य है खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना, जो कि हम कर लेंगे। अब आपको सुनना है, नहीं लिखना है बेटा। सब लोग इधर देखो, ऑनलाइन वालों को भी सबको कॉन्सेंट्रेट होकर के बोर्ड पे ध्यान रखना है कि मैं क्या बोलता हूँ। तो मैं नींद में जबकि आ जाती है फिर लिखता हूँ कि सब ऐसी बात, ठीक है, गुड। तो अब हम बात करें दुनिया में, विश्व में हम बात करें अगर, तो सर्वाधिक फल उत्पादन चाइना में होता है। कहां पर होता है? तो आपको कोई पूछे कि पूरी दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा फल कहां पे होते हैं, तो चाइना में होते हैं। चीन पहले नंबर पे, चाइना को चीन कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है आपका भारत, क्या है गाइस? तीसरे नंबर पे ब्राजील है। आपको दो याद रख लेना, चाइना और भारत। यानी भारत का नंबर कौन सा है? सेकंड। कोई पूछे आपको कि सर्वाधिक सब्जियां कहां होती है, सर्वाधिक सब्जियां, तो सर्वाधिक सब्जियां भी चीन में होती। तो इस मामले में भी चाइना आगे है, और भारत की रैंक इसमें भी कौन सी है? सेकंड। ये आपको ध्यान रखनी बात कि पूरे विश्व में फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर। चीन बहुत सारी सब्जियां उगाता है, पूरे विश्व की लगभग आधी सब्जियां। दुनिया में 100 किलो सब्जियां होती तो 45 से 50 किलो अकेले चीन में होती, 13% भारत में होती लगभग। तो इसलिए चाइना बहुत आगे, अपन चाहकर भी चाइना को भी पीछे नहीं रख पाएंगे आने वाले बहुत सालों में, क्योंकि चीन है भी बड़ा, जनसंख्या भी ज्यादा, टेक्नोलॉजी भी वहां की अच्छी। अब ये तो विश्व की बात रही। अब हम बात करते हैं भारत। जो मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ उसका आप ध्यान से सुन लेंगे तो ठीक रहेगा। भारत के अंदर अपन टोटल हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, अपन कुल हॉर्टिकल्चर, समझे? इधर तो मैं लिखूंगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखूंगा, एक टेबल टाइप बना रहे हैं अपन, और इधर मैं लिखूंगा प्रोडक्शन या उत्पादन। ये लो उत्पादन, तो एक साइड में क्षेत्रफल लिखा जाएगा जबकि दूसरी साइड में इसका प्रोडक्शन लिखा जाएगा ऐसे। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कुल हॉर्टिकल्चर। किसकी बात कर रहे हैं? कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि फल, सब्जियां, फूल, मसाले सब कुछ है इसमें। मैं मोटा मोटा डेटा बता रहा हूं आपको, बाकी डेटा अलग से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये खाली जनरल नॉलेज। भारत में कुल फल, सब्जियां, मसाले, फूल सब मिला लो आप लोग, तो टोटल हॉर्टिकल्चर का एरिया 28 मिलियन हेक्टर है। कितना है? हाँ कुछ पॉइंट में हो सकता है, अभी आपको एक आइडिया समझना आपको। 28 मिलियन हेक्टर, क्या लिखा मैंने? 28 मिलियन हेक्टर। और इसके ऊपर जो प्रोडक्शन हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, वो लगभग 355 मिलियन टन हो रहा है। कितना हो रहा है? देखो आप हॉर्टिकल्चर के महत्व को सीधा समझ सकते हो कि पूरे भारत में लगभग 145 मिलियन हेक्टर कुल जो है आपका नेट एग्रीकल्चर लैंड है, कल्टीवेटेड एरिया है। 145 के ऊपर खाली 28 में हॉर्टिकल्चर की फसलें, सही बात है, और 100 से ज्यादा पे बाकी सीरियल क्रॉप्स, एग्रोनॉमी की फसलें। अब आप आश्चर्य देखना, 28 मिलियन हेक्टर में हम उत्पादन कर रहे हैं 355 मिलियन टन कर रहे हैं, जबकि 100 से ज्यादा के ऊपर एग्रोनॉमी की फसलें, सब दालें वाले सब मिला करके प्रोडक्शन लगभग 335 मिलियन टन है। कितना है लगभग? हम हॉर्टिकल्चर वाले 28 मिलियन हेक्टर जमीन के ऊपर भी प्रोडक्शन में उनसे आगे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हॉर्टिकल्चर की फसलों का प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है पर यूनिट एरिया में, और प्रति इकाई में उपज भी ज्यादा मिलती है, तो इनकम भी ज्यादा होती है। तो किसान अगर एग्रोनॉमी वाली फसलों की जगह हॉर्टिकल्चर वाली फसलें उगाना चालू करें तो उसकी आय में भी उसी अनुपातिक रूप से वृद्धि हो सकती है। फूलों की खेती करे तो ज्यादा पैसा कमा सकता है, फलों में कमा सकता है, सब्जियों में कमा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आपने 1 हेक्टर में गेहूं लगाया, अब गेहूं का जो भी उत्पादन हो रहा है उससे जो किसान को आय प्राप्त हो रही है, उसकी जगह 1 हेक्टर में आप सब्जी लगा के देख लो, फूल लगा के देख लो, या और कोई फल लगा के देख लो, तो उससे प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलेगा, आय ज्यादा मिलती है। ये इस बात के महत्व को दिखा रहा है। अच्छी बात है। ये तो हमने टोटल हॉर्टिकल्चर की बात की। इसमें से अब मैं पहले नंबर पर बात कर रहा हूँ फलों की। किसकी बात कर रहा हूँ? फल यानी फ्रूट। फलों के अंदर इसमें से 7 मिलियन हेक्टर खाली। कितना है? 7। 28 में से 7 फलों में, 355 में से 110 मिलियन टन फल होते हैं। अब मैं राज्य की बात कर रहा हूं, फलों की बात हो रही है इसलिए फलों के अंदर ही राज्य, कि ऐसा कौन सा राज्य है जो फलों में आगे है, फलों के क्षेत्रफल में आगे? महाराष्ट्र। एमएच का मतलब क्या होता है, और एपी का मतलब एपी, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा फल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। और उत्पादन के मामले में क्षेत्रफल में कौन आगे है? महाराष्ट्र। अब सर्वाधिक फल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो सर्वाधिक फल, मैं बात करूं अगर सर्वाधिक फलों की, तो भारत में सबसे ज्यादा होने वाले फल हैं पहले नंबर। इधर तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, और उत्पादन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। तो वो टेबल वो आगे चली रही है, सेम टेबल इसी प्रकार से यहाँ रिपीट हो रही है आगे। सबसे ज्यादा होने वाला फल क्षेत्रफल में तो आम है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है आपके सिट्रस, नींबू वर्गीय फलों को बोलते हैं सिट्रस, और तीसरे नंबर पे केला। अभी मैं 3 की बात कर रहा हूँ खाली, केला। और जो इधर आप देखोगे तो पहले नंबर पे है केला, यानी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन में केला आगे है। दूसरे नंबर पे आम है, और तीसरे नंबर पे क्या है? सिट्रस। अब यहाँ इसीलिए तो ये थोड़ा राग है यहाँ पे। तो प्रश्न आया कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से फल का उत्पादन ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? बस इतना याद रखना, और क्रम याद रखना, तो क्रम भी दे रखा है, कोई लोड वाली बात। ये तो हम बात कर रहे थे फलों की, अब है सब्जियां। भाई ये तो फलों की बात हो गई। टोटल हॉर्टिकल्चर का क्षेत्रफल कितना बताओ? 28 मिलियन है। 28 में से अप्रोक्सीमेटली
11 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर आपके जो है सब्जियां होती है और उत्पादन है 212 मिलियन टन। कितना लगभग? ये जो भी डेटा आपको बताए जा रहे हैं फाइनल अभी के डेटा है, और नए आएंगे तब समय के साथ बता देंगे। 2022-23 वाले फाइनल डेटा आपको शेयर हो रहे हैं। नए डेटा आते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बदलता, हल्का फुल्का उत्पादन बदलता है। जैसे पहले पिछले 2021-22 में क्या था, यहाँ पे 28 ही था, यहाँ 347 था, 355 हो गया। तो 2.5 ऊपर होता है, 2.5 नीचे होता है, हल्का फुल्का बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से अगर अब आप ये देखोगे ना, तो ये देखो कितनी बड़ी बात है, यानी कि ये सब्जियां कुल हॉर्टिकल्चर का 60% लगभग। कितना है? 60%। प्रश्न आता है कि भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी? सब्जियों की, क्योंकि 355 में से 212 पे तो अकेला क्या हो रहा है? सब्जियां हो रही। ध्यान देना। अगर मैं बात करूं स्टेट की कि कौन सा राज्य जो है वो सब्जियों के मामले में आगे है, आजादी के बाद से हमेशा पश्चिम बंगाल आगे था, उत्पादन में भी आगे था, लेकिन पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश आगे। तो सब्जियां सबसे ज्यादा कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में कौन आगे है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक होने वाली सब्जियां कौन सी है? सर्वाधिक सब्जियां, तो सर्वाधिक में पहले नंबर पे है आलू, दूसरे नंबर पे है प्याज, और तीसरे नंबर पे है टमाटर। तो आलू, प्याज और टमाटर, ये कम है मतलब, ठीक है, टमाटर। सिमिलरली आप यहां देखोगे तो इधर भी सेम है, इसमें आपको लोड नहीं है फलों के, जैसे कि आम है, केला है, ऐसे अलग अलग, इसमें सेम ही है। इधर आलू है, वापस सेकंड नंबर पे क्या है? आपके प्याज है, और तीसरे नंबर पे क्या है? आपके टमाटर है, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको पूछे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी होती है? आलू होती है। कौन सा उत्पादन हो चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों मामलों में आलू। ये आपको बेसिक डेटा याद रखना है, क्या तुम्हें याद रहेगा? तो अभी हम इतनी ही बात कर रहे थे। अब हम थोड़ी सी राजस्थान की भी 1 सेकंड के लिए बात करें। राजस्थान में 2 पॉइंट। राजस्थान में जो सर्वाधिक फल होता है वो होता है संतरा या मैंडरीन। कौन सा होता है? तो संतरे को आप याद रखोगे मैंडरीन, और मैंडरीन भी अनफल होता है, इतना कम नहीं है, ध्यान देना। माना कि राजस्थान में 100 किलो फल होते हैं, कितने होते हैं? उसमें संतरा है, आपके नींबू वर्गीय फल तो है ही है, उसके अलावा बेर ले लो, अमरूद ले लो, अनार ले लो, सबको मिला के ले लो। सभी फलों को अगर मिलाओगे तो लगभग 45% हिस्सेदारी अकेले संतरे की है। किसकी है? तो प्रश्न है राजस्थान में कौन सा फल सबसे ज्यादा है? संतरा। सर्वाधिक सब्जी कौन सी है? तो प्याज। बस इतना आपको याद रखना है। अब पूछे कि सबसे ज्यादा फल कौन से जिले में होते हैं? तो झालावाड़ में होते हैं। क्यों? क्योंकि झालावाड़ में संतरा ज्यादा होता है, और राजस्थान में ज्यादा भी कौन सा होता है? तो कुल फलों के मामले में भी कौन आगे है? झालावाड़ पहले नंबर पे है, और संतरे में भी झाला। ये अपने को याद रखना है। क्या हमने याद रहेगा? तो अब इनको लिखेंगे डेटा को, फिर अपन कॉमोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। तो तुरंत प्रभाव से एज इट इज आपको ये डेटा ले समझने, अच्छी चीजें बताई मैंने, अगर समझोगे तब तो। टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया क्या आएगा। टेस्ट के अंदर मेरे जो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमने जहां से पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, प्रवर्धन से लेकर के जो भी शुक्रवार तक पढ़ेंगे वो, शुक्रवार कल, यानी कल शुक्रवार आ गया, तो कल तक जो भी पढ़ेंगे वो आएगा। हाँ, यहीं से लिखना आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट तुरंत लिखो, मैं समय नहीं दूंगा, फिक्स लिखने का सबको बराबर टाइम मिलता है, ठीक है। तो तुम कुछ रह जाते हो तो फिर वो मेरे मत आना, सही नहीं? ओके, ओके एवरीबॉडी, गुड। फास्ट लिखो, इतना धीरे मत लिखो। अब तुम सुपरवाइजर बनने वाले हो, कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो। अब कोई तुम ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहेगा, अब तुम बन गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नहीं? तो फिर आदमी जिस एग्जाम की तैयारी करता है उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। जैसे आदमी सुपरवाइजर तैयारी करता है सरकारी नौकरी की सबसे पहले, तो उसको सरकारी नौकर के जैसा लगना भी चाहिए कि हाँ ये अधिकारी जैसा लग रहा है, कर्मचारी जैसा लग रहा है। आरएस की तैयारी कर रहे हो तुम, और तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि तुम दूध जाते हो छोटी मोटी बात पर डर के भाग गए इधर उधर, तो फिर तुम आरएस की तैयारी में उसमें फिट नहीं बैठोगे, सही नहीं? तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उस पोस्ट के जैसा आपको 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 देख के यूं लग जाना चाहिए, ठीक है वाह, नहीं तो यूं है। तो पहले वो आत्मविश्वास खुद के अंदर आना चाहिए कि नहीं ठीक है, कि कोई समस्या आएगी तो संभाल नहीं, नहीं तो किसान दौड़ेंगे लट लेगा पीछे, देखना अगर तुमने दवाई गलत बता दी तो, सही नहीं है? हाँ, कोई दवाई नहीं आती है तो मना कर सकता हूँ, किसान को कहो पूछ के बताऊं, नहीं तो खरपतवारनाशी दे दिया कोई थोड़ा ज्यादा,
तो खरपतवार के साथ साथ फसल भी खत्म। अब वो तुम्हें ढूंढने का कि वो आया ना नया लड़का सुपरवाइजर, वो कब आता है इधर। हाँ चलो आगे बढ़ो, तुरंत लिख लो ये लास्ट। सर्वाधिक फल संतरा, सर्वाधिक जो है सब्जी है वो है प्याज। तो इतना ही लिखना, मैंड्रीन याद रखना, मैंड्रीन। और फिर उसके नीचे लिख लेना सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला। हेलो, आवाज आएगी आपको? क्या बात है। अब आप लोग पोमोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहले नंबर पे लिखेंगे केला। केले से पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा होता है भारत में। सुपरवाइजर के सिलेबस में सीधा लिखा हुआ नहीं है केला। सुपरवाइजर के सिलेबस में डायरेक्ट केला नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसमें प्रश्न आते हैं हर बार। तो अपन केले से स्टार्ट करेंगे ताकि अपने क्या थोड़ा ठीक रहे। सिलेबस में नहीं है लेकिन केले से प्रश्न आ रखे हैं, मैंने देख रखा पेपर। हर बार कोई कोई प्रश्न केले से आ सकता है, तो वो लिखना भूल गए होंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा फल यही होता है। तो आप लोग क्या करो, टॉपिक डालो केला। केला है। तो केले का जो प्लांट होता है स्टूडेंट्स, जैसे एक केले का प्लांट बनाना आपको एक साइड में छोटा सा। ये केले का प्लांट है, मेरे को सही से बनाने दो। ये बनाना ट्री है, बनाना ट्री। बनाना मतलब क्या होता है, केला। तो ये केले का प्लांट है। आप लोगों को ऐसा केले का प्लांट बनाना है समझने के लिए, साइड में छोटा सा। देखो ये केले का प्लांट है। अब केले के पौधे में ये जमीन के अंदर जो देख रहे हो तना, ये राइजोम है। क्या है गाइस? ये राइजोम है। और ये सत्य तना है, भूमिगत तना। इसको कहते हैं अपन भूमिगत तना। यही वास्तविक तना कहलाता है। सत्य तने को वास्तविक तना कहते हैं, सत्य तना, ट्रू स्टेम। जमीन के अंदर वाले तने को राइजोम कह रहे हैं, यही वास्तविक तना है। फिर जो ये ऊपर दिख रहा है ना तना, ये झूठा तना है, इसको शूडोस्टेम कहते हैं। ये शूडोस्टेम है। और शूडोस्टेम जो होता है उसको आभासी तना कहते हैं। झूठा तना या आभासी तना, यानी तने की फीलिंग मात्र है। तो ये है आभासी तना। तो प्रश्न आएगा कि केले के पौधे में वायवीय तने को क्या कहते हैं? शूडोस्टेम, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है। ये एक प्रकार से पत्तियों का रूपांतरण है, पत्तियों का रूपांतरण। ठीक है, तो अपन ने केला बनाने से ही इस टॉपिक की शुरुआत करी, तो सही रहा। ऐसा बनाना आपको। और ये बनाने के बाद इसकी बेसिक जानकारी लिखना चालू कर देंगे अपन। बस यही प्रश्न एक बार आ रखा है एग्जाम में कि केले के वायवीय तने को क्या कहते हैं? शूडोस्टेम। और भूमिगत तने को कहते हैं राइजोम। और फिर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन धीरे धीरे इसको तुरंत ही बनाते रहना। इसको अब साथ में चलेंगे काफी पॉइंट। जहां मैं कहूं बोर्ड पे देखो, उस समय समझना। सर ये तो खजूर लग रहा है, ये कहाँ खजूर लग रहा है ऐसे? तो फिर केले कैसे लगते हैं? खजूर ऐसे ही तो होता है। खजूर क्या केला ऐसे ही होता है? खजूर भी होता है हालांकि। हाँ उन्होंने, अरे जिन्होंने केला देखे नहीं, तो राजस्थान में कहा केले भाई, केले राजस्थान में होते नहीं तो क्या बता रहेगा। ये देखो फल लग रहे हैं, खजूर में भी ऐसे लगते हैं। उसके तुरंत बाद आप लोग इधर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आराम से लिखना है, किसी को कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। बोटनिकल नाम से स्टार्ट करें, वानस्पतिक नाम। म्यूसा पेराडीसिया का, म्यूसा पेराडीसिया, बीएन का मतलब बोटनिकल नाम।
म्यूसा पैराडीसिए का। इसका कुल होता है म्यूजेसी। म्यूजेसी गुणसूत्रों की संख्या बराबर 33 होती है मेन तो, नहीं तो 22 और 44 भी होती, लेकिन मेन आपको याद रखनी 33, 33 गुणसूत्र, क्योंकि ये जो कल्टीवेटेड बनाना त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड। फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल इंडोमलाया, इंडोमलाया जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग है ये, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का ही एक हिस्सा है इंडोमलाया, भारत मलेशिया वाला हिस्सा इंडोमलाया। इजी गोइंग लिखना है, लिखते जाना आपको व्यवस्थित, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, सिस्टम से। हमने एक टॉपिक पढ़ा था फल प्रकार, तो इसका फल प्रकार भी होता है आपका बेरी या सरस, सरस बेरी, सरस जिसको कहते हैं बेरी। और लास्ट लिखना है इसमें खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। तो आपके जो प्रश्न आएंगे इनमें से सीधा ही आ जाता है प्रश्न, कभी कभी ये अभी तक लिखा उसमें से सीधा ही प्रश्न आ जाए, तो ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन से आपको एक साइड में स्टार्ट कर लेना है। हाँ मैं देख रहा हूँ 23 तारीख की क्लास अगर अपलोड नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि कर देंगे, अगर किसी कारण से नहीं हुई है तो मैं सर को बोल के करवा दूंगा 23 तारीख। आज 25 तारीख है, मतलब परसों जो है 23 तारीख थी, तो परसों की क्लास नहीं हुई अपलोड। नाम इसका म्यूसा पैराडीसी क्या है, कुल म्यूजेसी है, गुणसूत्र 33, इंडोमलाया, और फल प्रकार सरसबेरी होता है। सरसबेरी जो है इसके अलावा पपीता, अंगूर और अमरूद का भी सरसबेरी होता है, अंगूर और अमरूद। केले का तो होता ही है, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, इन सभी का फल प्रकार जो है सरसबेरी होता है, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। शूडोस्टेम आभासी तना, लिख लिया, गुड, तुमने भी लिख लिया, तो तुम्हारी रफ कॉपी क्या है, तो घर जाके लिखते हो वापस दूसरी। अच्छा ठीक है, अभी तक हमने इतना नहीं पढ़ा क्या? अच्छा ठीक है, ओके एवरीबॉडी, तुम बहुत धीरे लिखते हो यार, आगे बैठा करो और फास्ट लिखो। मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब किसके छोटा, अब आगे आपको लिखना है सामान्य जानकारी, टॉपिक डालो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आपको पहला पॉइंट लिखना है अन्य नाम, कि हम लोग और इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो अन्य नाम, कि इस केले को हम और क्या क्या कहते हैं, मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल इसके अदर नेम है बहुत सारे। तो पहला वाला लिखो, पहला वाला आपको लिखना है एडम्स फिग, एडम्स फिग, इसके अन्य नाम लिख रहे हैं एडम्स फिग। दूसरा इसको कहते हैं कदली फल, कदली फल, कदली फल, कल्पतरु, कदली फल, या इसको कहते हैं कल्पतरु। फिर आपको नेक्स्ट करना है ऐतिहासिक फल या हिस्टोरिकल फ्रूट, ऐतिहासिक फल या हिस्टोरिकल फ्रूट। फिर आपको लिखना है स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का फल या स्वर्ग का सेब, अलग अलग है इसके नाम, इसी की अंग्रेजी होती है एप्पल ऑफ, या पहले ट्री ऑफ से शुरू करते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज या एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। लास्ट नाम और याद रखना इसका, इसको कहते हैं ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता वाला पेड़, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, ऐसे। तो ये सारे नाम है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट एडम्स फिग, बाकी इसको स्वर्ग का पेड़ या स्वर्ग का फल कहते हैं, ये आपने को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सभी इसके अदर नेम है, एडम्स फिग, कदली फल, कल्पतरु, ऐतिहासिक फल, स्वर्ग का पेड़ एंड ट्री ऑफ विजडम। सही है, अब चलो आगे, हाँ लिख लो उसके बाद। चलो सामान्य जानकारी चल रही है अभी, अभी अपने जस्ट स्टार्ट किया है फ्रूट, इसमें कई बातें हम सीखेंगे, अभी तो शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे।
बेसिक से एडवांस की तरफ। तो जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है उनको ज्यादा दिक्कत। पहले किसने पढ़ रखी है हॉर्टिकल्चर मेरे से एक बार? हाँ तो कईयों ने पढ़ रखी है, कुछ 5-10%। तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनको काफी मजा है। किसी के छूट रहा है हाथ करो बस। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, पुष्पक्रम। सामान्य जानकारी में ही आपको लिखना है पुष्पक्रम। तो केले का जो पुष्पक्रम होता है स्टूडेंट्स, इधर देख लो एक सेकंड के लिए, उसको कहते हैं स्पेडिक्स। सब बोर्ड की तरफ देखेंगे, बोर्ड की तरफ देख, स्पेडिक्स। अब इसका पुष्पक्रम स्पेडिक्स है। तो स्पेडिक्स जितने भी होते हैं, ज्यादातर मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर स्पेडिक्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट के अंदर। तो ये इस प्रकार के स्पेडिक्स होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके ऊपर पत्ती जैसी एक संरचना होती है पुष्पक्रम के ऊपर। जैसे केले लगते हैं तो केले के अंदर आप लोग देखते हो इस तरीके से अंदर फूल आ रहे हैं, फिर उनसे ही आपके जो है फ्रूट बनता है। ये एक स्पेडिक्स की स्ट्रक्चर बना रहा हूं खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। अब बात ऐसी है कि इस ऊपर जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको स्पेथ कहते हैं, स्पेथ, SPATH, स्पेथ। इस केले के पुष्पक्रम में ज्यादातर फूल हैं वो आते हैं आपके मादा, और कुछ फूल ऐसे हैं जो आते हैं द्विलिंगी। कैसे आते हैं समझने के लिए बता रहा हूं कि केले के पुष्पक्रम में दो प्रकार के फूल आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो नर भी आते हैं, लेकिन आगे की साइड में मेल फ्लावर आते हैं थोड़े बहुत, वो अपने को याद नहीं रखना। अगर एक ही पौधे के ऊपर मादा फूल भी आते हैं और द्विलिंगी भी आते हैं, ऐसे को अपन कहते हैं गाइनोमोनोसियस। क्या कहते हैं? गाइनोमोनोसियस कहते हैं, याद रखना, गाइनोमोनोसियस। कहीं उन्होंने पहले पढ़ रखा है, लेकिन आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, गाइनोमोनोसियस। अब इसी प्रकार से आम के अंदर भी आप देखो, जैसे आम की मैं बात करूं तो आम के पुष्पक्रम को बोलते हैं पेनिकल। क्या कहते हैं? तो आम का पुष्पक्रम पेनिकल कहता, अंगूर का पुष्पक्रम भी पेनिकल कहलाता, लीची का पुष्पक्रम भी पेनिकल कहलाता। अब आम का तो आपने देख रखा, जैसे मैं आम का पेनिकल बना रहा हूं, ये आम का पेनिकल है। तो आम के गुच्छे देखे आपने गांव में? आम का गुच्छा मोड़ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हमारे उधर कहते हैं आम में मोड़ आ रहे हैं, कई जगह मोर बोलते हैं, सब जगह अलग अलग चीजें रहती है। ठीक है, मोड़ बोलते हैं हमारे गाँव में। तो क्या है कि हमारे तो पहले बहुत अच्छा था, पुराने टाइम पे हमारे गाँव में बहुत आम थे, अब कम हो गए। आम के पुष्पक्रम में दो प्रकार के फ्लावर आते हैं, एक तो नर आते हैं और एक द्विलिंगी आते हैं। आम के पुष्पक्रम केले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आम का पुष्पक्रम है। इसमें दो प्रकार के फ्लावर आते हैं। द्विलिंगी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं? तो आम के पुष्पक्रम में एक तो नर आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है? द्विलिंगी। ऐसे को कहा जाता है एंड्रोमोनोसियस। क्या कहते हैं? एंड्रोमोनोसियस। ऐसा अपने को याद रखना, एंड्रोमोनोसियस। ये प्रश्न दो बार रिपीट हो गया, सुपरवाइजर में भी आ सकता है तुम्हारे। अभी CUET PG में आया था और पहले एओ के एग्जाम में आ रखा है कि आम के पुष्पक्रम में कैसे फूल आते हैं, नर, मादा, द्विलिंगी, नर और द्विलिंगी दोनों। तो क्या करोगे आप लोग? नर और द्विलिंगी दोनों। अब और किस किस पौधे के अंदर स्पेडिक्स होता है उसको याद करने की ट्रिक है। उस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं ABCD। क्या कहते हैं? बोलो ABCD। ABCD। अरेका नट, बोलो अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। अरेका नट बोलते हैं सुपारी को। किसको कहते हैं? सुपारी को कहते हैं। बनाना किसको कहते हैं? केले। कोकोनट किसको कहते हैं? सही बताओ। अच्छा, और डेट पाम किसको कहते हैं? खजूर को कहते हैं। अब इनमें से आपको दो याद रखने पड़ेंगे, एक तो केले का पुष्पक्रम हो गया स्पेडिक्स, एक इसका हो गया खजूर का हो गया स्पेडिक्स। तो ये दो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। बोलो ABCD। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। इन सब में पुष्पक्रम क्या होता है? स्पेडिक्स होता है। इसको लिखना आपको। ये स्पेडिक्स तो बनाया गया है केले का। किसका बना है? ये केले का। इधर किसका है? ये आम का है। आम का अलग लिखना आपको एक साइड में नीचे, लेकिन लिखना तुरंत लिखो। हाँ, सब कुछ तुरंत इसको चालू कर दो। इधर जो जानकारी केले का, ये पुष्पक्रम केले का है, ये आम का है, और ये किस किस में और स्पेडिक्स होता है उसकी ट्रिक। ऋषि दुर्वासा ने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि जब वो राख बन गई, फिर उन्होंने कहा कि जब ये पूजा का काम आने वाले कदली फल के रूप में जानी जाएगी। अब पता नहीं, हमें तो इतना देखो शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, और तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो हमको ऐसे शास्त्रों की कम जानकारी, देखो नहीं, शास्त्रों की जानकारी मुझे कम है। हालांकि मुझे शौक है, हालांकि मेरे बराबर तुम लोगों को किसी को भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कम है, मतलब इतनी काफी नहीं, और बहुत पढ़ने की आवश्यकता। लिखना है जल्दी, मैंने बोला लिखा हुआ यूं, याद भी करना रहता है इसको नहीं। स्पेडिक्स किस किस में होता है वो याद रखने का है, ABCD। तो एक बीज पत्री पौधा है, एक बीज पत्री, यानी कि मोनोकोट प्लांट है।
मोनोकोट। केला एक शाकीय पौधा है, शाकीय को बोलते हैं हर्बेसियस, जिसमें कठोर लकड़ी नहीं होती है, हर्बेसियस। एक से ज्यादा ऋतु लगती है, बहुवर्षीय पौधा है, बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय को बोलते हैं पेरेनियल, पेरेनियल। ये एक मोनोकार्पिक फल है, मेरे साथ लिखना है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक शब्द का मतलब होता है अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है, जीवन काल में एक बार फलन। ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार फल देते हैं उनको मोनोकार्पिक फल कहते हैं। जीवन काल में एक बार फलन, जीवन काल में एक बार फलन को कहते हैं मोनोकार्पिक। जो ज्यादा बार फलन देते हैं उनको पॉलीकार्पिक कहते हैं, मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक। जीवन चक्र में या जीवन काल में, लाइफ में एक बार, वंस फ्रूटिंग इन लाइफ साइकिल, जीवन में एक ही बार फल देंगे उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। ज्यादा बार देते हैं उनको कहते हैं पॉलीकार्पिक। सामान्य जानकारी चल रही है अभी। उसके अलावा ये केला स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। केले में सबसे अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें लगभग 27% तक होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी होता है, तो केला पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत, और पोटेशियम चाहिए भी ज्यादा इसको खेती के दौरान। तो केले में कार्बोहाइड्रेट बहुत बढ़िया होता है, याद रखना है ये पॉइंट, पहले पढ़ा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट एंड पोटेशियम स्रोत। फिर अब केले में बीज नहीं होते हैं, उसके पीछे कारण है, अभी पढ़ेंगे। यहां तक डन। स्रोत में लिखना आपको कार्बोहाइड्रेट। एक प्रश्न आ रखा है एग्जाम में, उस एग्जाम का नाम है सरल है एसीएफ। निम्नलिखित में से कौन सा, केले में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ। तो क्या होता है उसमें? तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 27% तक होता है। सबसे ज्यादा इससे भी ज्यादा किसमें? खजूर में। खजूर में 67% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो केला एक बीज पत्री पौधा है, मोनोकोट। इसके अलावा हर्बेसियस शाकीय पौधा है, बहुवर्षीय है, मोनोकार्पिक। केले में एक ही बार फल लगते हैं एक पौधे के ऊपर, तो उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। डन एवरीवन। अब लिखो बीज रहितता का कारण। बीज रहितता क्या हुआ रे? भरतपुर, भरतपुर का है क्या लड़का बोला जो? किधर गया? धौलपुर। हाँ भरतपुर धौलपुर की आवाज आ रही है जी। उधर वाले बोलते हैं मारसा, मारसा बोलते हैं। नहीं मैं नहीं बोलता, एक लड़का मारसा मारसा बोल रहा, अभी था ना वो, एक दूसरे बेच में था वो। वहां की बोली ब्रज भाषा बोलते हैं ये लोग। कौन सी बोलते हो रे? हाँ अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं। नहीं ब्रज भाषा का आनंद अलग है। वो कृष्ण भगवान के जो भक्त है वही समझे, हर किसी समझ में नहीं, इसलिए तुम्हारे नहीं आई। ब्रज भाषा अच्छी भाषा मानी जाती, लेकिन समझ। करौली में कौन सी बोलते हैं? करौली बड़का बोली। उधर कौन सी बोली बोलते? करौली की भाषा तो पत्थर फेंक बोली लगती मेरे को है। मैं क्या एक बार मेरे आरएस का एग्जाम का सेंटर करौली आ गया, तो मैं करौली पेपर देने गया। तो जैसे मैं यहाँ से तो जयपुर ट्रेन में गया, वहां से बस में बैठा, तो वहां एक जगह जाकर बस में उतार दिया। फिर आगे 30 किलोमीटर एक वहां की लोकल बस में गया, स्थानीय बस चलती है वो। भीड़ भाड़ अनशंड वहां करौली में। टोंक भी अच्छे नहीं है। अब चलो आगे लिखो बीज रहितता। बीज रहितता यानी सीडलेसनेस, सीडलेसनेस, सीडलेसनेस का कारण। सुनो भाई, अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। मैं जो भी मैटर बताऊंगा उसका खाली 10% समझना आपको। कितने परसेंट? 10%। देखो अगर बीज नहीं बनते हैं किसी पौधे के अंदर तो उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण होता है पार्थेनोकार्पी। क्या होता है? लेकिन केले वाली पार्थेनोकार्पी को बोलते हैं अपन वनस्पतिक या दैहिक पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? दैहिक या कायिक पार्थेनोकार्पी, या कायिक पार्थेनोकार्पी। कायिक पार्थेनोकार्पी जो होती है पार्थेनोकार्पी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। अब आप चाहोगे तो मैं यहाँ पार्थेनोकार्पी के तीनों प्रकार आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी उसमें स्ट्रेस और लोड नहीं लेना है, ठीक है? तो आपको पहले तो ये पॉइंट लिख लेना है कि केले में बीज नहीं बनते, उसके पीछे कारण है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। अब आपको फिर आराम से, फिर ठंडे दिमाग से मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे आपको सुनना ध्यान से, ताकि पूरी हॉर्टिकल्चर में वो बार बार लाइन नहीं बतानी पड़ेगी। अब पार्थेनोकार्पी कहते हैं किसको, वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ये टॉपिक लिख फिर आपको छोड़ देना है, फिर मैं मेरे को लिखने देना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, फिर मैं सारी चीजें हिंदी में लिखूंगा। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन कहते हैं उसको, अनिषेक फलन। अब पार्थेनोकार्पी मोटी मोटी 3 प्रकार की होती है, मैं यहां पे बना रहा हूं 3 प्रकार, आपको भी सुनना है खाली। एक होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी जो लिखी हुई है उधर, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। एक होती है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, सेकंड होती है स्टूडेंट्स स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव, देख रहे हो सब लोग? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। और एक होती है जिसको कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, शॉर्टकट में बोलते हैं उसको स्टेनोस्पर्मोकार्पी, इतना याद रख लो, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्पर्मोकार्पी। अब ये अलग अलग प्रकार की पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? अगर किसी फूल के अंदर परागण भी नहीं हो रहा और निषेचन भी नहीं रहा, उसके बावजूद भी फल बन रहा है, उसको पार्थेनोकार्पी का।
तो पार्थेनोकार्पी की मैं परिभाषा लिखा दूंगा तीर लगा के ऊपर ऊपर कि परागण और निषेचन के बिना अगर फल बन जाता तो उसको क्या कहते हैं अपन? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और अगर निषेचन नहीं होता तो फिर उसमें बीज नहीं बनता। अब ये तीन प्रकार की होती है। जो जेनेटिक होती है, आनुवंशिक होती है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव। कोई आनुवंशिक कारणों से उसमें बीज नहीं बन रहे तो जेनेटिक है। ये जेनेटिक पार्थेनोकार्पी के कुछ उदाहरण है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि केला, ठीक है, जैसे कि कभी कभी अंजीर, ठीक है, और आपका है पाइनएप्पल। तो केले में, अंजीर में और पाइनएप्पल में जो बीज नहीं बनते हैं या बीज नहीं बन रहे हैं उसके पीछे कारण है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। मेन है आपका केला, जो याद रखना आपको। स्टिमुलेटिव, इसको थोड़ा सा लिखना, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी जो होती है, स्टिमुलेटिव। स्टिमुलेटिव, स्टिमुलेटिव का मतलब, स्टिमुलेट शब्द का मतलब था उत्तेजित करना। क्या? उत्तेजित करना। तो ये अलग अलग कारणों से उत्तेजित होती है, या तो किसी तापमान से उत्तेजित होती है या किसी केमिकल से भी उत्तेजित हो सकती है। स्टिमुलेट का मतलब जैसे ही आपने कोई रसायन का छिड़काव किया, तापमान, तो मादा भाग को यूं लगा कि कोई परागकण आया दिखा उधर, तो वो स्टिमुलेट हो जाती है, तो उसमें फ्रूट बन जाता है। तो ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा दो तीन फलों के अंदर, जैसे लीची में देखने को मिलेगा, लीची, और एक कटहल का भाई होता है जिसको कहते हैं ब्रेड फ्रूट। क्या कहते हैं? ब्रेड फ्रूट, छोटा फल होता है उसके अंदर। और एक अंगूर की किस्म है, उसका नाम है ब्लैक कोरियंथ। क्या नाम है? ब्लैक कोरियंथ, कोरियंथ, ब्लैक कोरियंथ किस्म है। तो ब्लैक कोरियंथ किस्म है आपकी किसकी? अंगूर की किस्म है ब्लैक कोरियंथ अंगूर, कोष्टक में लिखा हूं अंगूर। इस किस्म के अंदर स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई भ्रूण नष्ट हो जाता है, परागण हो जाता है, निषेचन हो ही जाता है एक बार, लेकिन उसके बाद में किसी कारण से भ्रूण नष्ट होना, तो एम्ब्रियो अबॉर्शन हो जाता है। तो भ्रूण के नष्ट होने के कारण फिर उसमें बीज नहीं बनते, बीज बनता भी है तो बहुत छोटा रहता है। तो भ्रूण का नष्ट होना, भ्रूण का नष्ट होना आपका मेन काम है। इनकी परिभाषा कभी नहीं आती है, आपको कुछ उदाहरण याद रखने, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है तो उसमें प्रश्न आएगा। अंगूर की जितनी भी किस्में जिनमें बीज नहीं बनता है वो सब, और एक है आम की सिंधु किस्म, नाम सुना है? सिंधु किस्म आम। तो मैंगो की जो वैरायटी है सिंधु आम, उसके अंदर स्टेनोस्पर्मोकार्पी, पार्थेनोकार्पी के कारण बीज नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, परागण और निषेचन के बिना फल का निर्माण क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी। तीन प्रकार के बोलो, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, मेन एग्जांपल क्या है? बाकी केला, अंजीर, पाइनएप्पल हो गया। बोलो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, लीची, ब्रेड फ्रूट और अंगूर की कौन सी किस्म? ब्लैक कोरियंथ। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी जो होती है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी जिसको कहते हैं, वो अंगूर की जितनी भी किस्में हैं ब्लैक कोरियंथ को छोड़ करके, जो जिसमें बीज नहीं बनते। और आम की कौन सी किस्म है? सिंधु, जिसमें भ्रूण नष्ट हो जाता है, उसकी वजह से गुठली बनती है लेकिन बहुत छोटी रहती है, उगने की क्षमता नहीं रहती। ये आपको लिखना है। पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऊपर ऊपर लिख सकते हो कि परागण व निषेचन के बिना फल का निर्माण, और फिर इसके उदाहरण लिख लेना। परागण व निषेचन के बिना फल का निर्माण। सर पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसा कुछ बोलो, कि ऐसा कुछ बताओ पढ़ने। आपको तो सब चीजों का नॉलेज है, पढ़ने का मन किसी का ही नहीं करता मेरे हिसाब से। ये कोई नई समस्या नहीं है, कोई नई बीमारी। पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, पढ़ना पड़ता है नहीं? हाँ, तो पढ़ना तो पड़ता है, सबको पढ़ना होता है, क्योंकि अच्छी आदतें विकसित करने में जोर आता है। तो पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो उसमें जोर आता है। सबको तकलीफ पड़ती है, किसको जल्दी उठने में मजा आता है? नहीं, किताब लेने से ज्यादा अच्छा लगता है फोन हाथ में लेना। इसलिए कोई आदमी फिर अपने मन को मार के फिर किताब हाथ लेता है, तो उसी को फिर कहते हैं संघर्ष कर रहा है। नहीं, तो पार्थेनोकार्पी है परागण व निषेचन के बिना फल का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। इन सब की हिंदी लिखाई मैंने, वेजिटेटिव को हिंदी लिखा दिया देखो, काइक, स्टिमुलेटिव को उत्तेजना वाली, ये याद रखना आपको एक बार। थोड़ा सा ये जो पॉइंट लिखा थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, इसलिए याद नहीं हो तो छोड़ देना, घबराना मत। हो गया? नहीं, आपको भारत में केले की राजधानी संस्थान नहीं है, वो ऐसे लिखना है। बनाना कैपिटल, कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से आजकल कौन सी जगह मशहूर है? तो वो है जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है जलगांव, वो इसके लिए फेमस। बनाना, भारत में केले की राजधानी, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, वो है जलगांव। लेटर ऑन आप लोग लिखेंगे जलवायु, जलवायु में बिल्कुल भी लोड नहीं, उष्ण जलवायु चाहिए, हमने पहले पढ़ रखा है। केला, आम, केला, पपीता को उष्ण या ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो केला तो बहुत ही टिपिकल ट्रॉपिकल, शानदार तरीके से इसको उष्ण जलवायु चाहिए, जैसे कि दक्षिण भारत में मिलती है। इसके अलावा खेती हेतु तापमान, खेती हेतु 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। खेती हेतु तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जी को लिखना है। जलवायु हो गया। अब मृदा, मृदा
मृदा में ऐसी मृदा जिसका पीएच बिल्कुल नॉर्मल हो 6.5 से 7.5, ऐसी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। सॉइल हैविंग पीएच रेंज 6.5 टू 7.5 कंसीडर्ड बेस्ट। यहां पर एक नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है आपको, NOTE नोट, विशेष पॉइंट। तो केले को सामान्य मृदा में होती है इसकी खेती बढ़िया से, लेकिन अगर अम्लीय मृदा में इसकी खेती करते हैं तो इसमें एक रोग हो जाता है पनामा विल्ट। क्या नाम है? हाँ, तो क्या मैं लाइन लिखा सकता हूं? देखो, अम्लीय मृदा में केले की खेती करने से, अम्लीय मृदा में केले की खेती करने से पनामा विल्ट रोग की संभावना बढ़ जाती। अम्लीय मृदा में केले की खेती करने से पनामा विल्ट रोग की संभावना बढ़ जाती। पनामा विल्ट रोग की संभावना बढ़ जाती। ये प्रश्न बहुत खास है कि अम्लीय मृदा में खेती करने से, केले की खेती करने से पनामा विल्ट रोग की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर आपका सोइल का पीएच कम है, अम्लीय का मतलब 7 से कम है, 6 से कम है, तो ऐसे केस में आपके पनामा विल्ट इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब इसमें केला एक ऐसी क्रॉप है जिसको पोटेशियम बहुत चाहिए। अगर हम बात करें एनपीके की, किसकी बात करें गाइस? एनपीके हम लोग खेत के अंदर डालते हैं, तो एनपीके की जो रेंज है इसमें वो है 1:1:4। कितनी है? 1:1:4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 1:1:4 अर्थात इसको 1 अनुपात में नाइट्रोजन चाहिए, 1 ही अनुपात में आपको फास्फोरस चाहिए और 4 अनुपात में इसको चाहिए पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम ही सबसे इंपॉर्टेंट। कभी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि केले की खेती में सबसे महत्वपूर्ण, फलों के लिए सबसे मुख्य आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है। इसलिए नाइट्रोजन भी कम चाहिए, फास्फोरस भी कम चाहिए, लेकिन ज्यादा क्या चाहिए? पोटेशियम। तो उसके नीचे लिखना मृदा में ही एनपीके का रेशियो 1:1:4, यानी 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस, 40 किलो क्या डालना पड़ेगा आपको? पोटेशियम डालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, एनपीके 1:1:4। सही चल रहा है? गुड। अब लिखो 1:1:4। अब लिखो उत्पादन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वो लाइन आपको नहीं लिखाऊंगा कि भारत में सबसे ज्यादा केला होता है, सबको पता है। भारत में किस फल का उत्पादन ज्यादा होता है? केले का होता है, सबको पता है। तो अब उत्पादन में कुछ विशेष पॉइंट, ये किसी का छूटा है क्या? गुड। अब लिखो उत्पादन में पहला पॉइंट, उत्पादन यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा केले भारत में होते हैं। ऐसे लिखो, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक वो है आपका भारत। यानी कि केले के उत्पादन में भारत का दुनिया भर में पहला नंबर है, विश्व में फर्स्ट नहीं। फिर भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, पूरा लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा फल भी आंध्र प्रदेश में होते हैं? होते ही है, क्योंकि केला उधर ही होता है। तो केला सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए आपको भारत में सर्वाधिक। भारत में 110 मिलियन टन फल होते हैं, पता है? 110 में से अकेला 35 मिलियन टन में तो अकेला केला होता है, लगभग 35 मिलियन टन, समझ लो। अब एक बहुत विशेष पॉइंट लिखना आपको, लिखो एक इंपॉर्टेंट, राजस्थान में केले की खेती की संभावना वाला जिला, राजस्थान में केले की खेती की संभावना वाला जिला, आगे लिखना बांसवाड़ा। राजस्थान में केले की खेती की संभावना वाला जिला बांसवाड़ा। पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट फॉर बनाना कल्टीवेशन बांसवाड़ा। ये प्रश्न अभी 2 बार आ गया। मैंने बोला राजस्थान में केले की खेती की संभावना वाला जिला बांसवाड़ा। ये प्रश्न 2 बड़े-बड़े एग्जाम में पिछले 3 सालों में रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राजस्थान में किस जिले में केले की खेती की सर्वाधिक संभावना है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था और ये जो है उसमें एआरओ के एग्जाम में भी आया। 2 के अंदर ये लाइन रिपीट होगी, सही बात है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की रैंक फर्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और आपके बांसवाड़ा में। सही लिख रहा हूं, अच्छा लिख रहा हूं। खाली प्रवर्धन में एक पॉइंट लिखना बस, क्योंकि प्रवर्धन आप पढ़ चुके हो, इसलिए कितना सही रहता है अगर पहले पढ़। बताओ किससे होता है? तो प्रवर्धन होता है स्वोर्ड सकर्स। लिखो स्वोर्ड सकर्स। और एक स्वोर्ड सकर्स का क्या वजन बताया था? 500 से 750 ग्राम। तो स्वोर्ड सकर्स, बस इतना ही लिखना आपको, इसमें और कुछ मत लिखना। प्रवर्धन, स्वोर्ड सकर्स। इसमें अब करेंगे पौधरोपण, प्लांटिंग। पौधरोपण में क्योंकि छोटे आकार के गड्ढे चाहिए, तो 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढे खोदो और आप लोग जून जुलाई में पौधे लगाओ। जून जुलाई अगस्त सबसे अच्छा टाइम। पौधरोपण दूरी R×P 12वीं किताब में 3×3 भी दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। तो जो सही याद रख सकते हो वो रख सकते हो, 2×2 मीटर। तो R×P रखते हैं 2। और अधिक सघन रोपण में कौन सा रोग हो जाता? फिंगर टिप। ज्यादा पौधे पास पास लगाने से इसमें फिंगर टिप होने की संभावना बढ़ जाती। सर उत्पादन और उत्पादकता, अभी उत्पादकता में मत लिखो। उत्पादकता में, उत्पादकता प्रति हेक्टर उत्पादन को कहते हैं, पर हेक्टर प्रोडक्शन को उत्पादकता कहते हैं। डन। अब हम एक बहुत विशेष चीज पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो बात बन जाएगी। यहां तक डन है सब? टॉपिक डालो, महत्वपूर्ण क्रियाएं। महत्वपूर्ण क्रियाएं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। क्या कोई घबरा रहा है क्या तुम्हारे में? नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? सही में? ठीक, मेरे को नहीं आ रही। मेरे को क्या नींद, मैंने तो एक ही फॉर्मूला, कोटा से आने के बाद विशेष, कि जल्दी सोना, अगर अगला दिन आपको सुखी रहना। आप लोग इस नियम को पालन कर लो। वैसे तो ज्यादातर सोते ही हो तुम लोग। मैं जिस मकान में रहता हूँ, अंकल जी आंटी जी उठते हैं उसमें सुबह 4 बजे उठते हैं रोज।
मुझे लगा प्रैक्टिस, ये टॉपिक लंबा अभी इसको बंद नहीं कर रहा है ना। अब कौन कौन सी क्रिया की जाती है अब लिखना नहीं, आपको सुनना है ध्यान से। मैं फिर से एक छोटा सा केले का पौधा बना रहा हूं, देखो ये केले का प्लांट है, ये दिख रहा तुम्हें, इस बार केले बनेगा, खजूर नहीं बनेगा। ये केले का प्लांट है, ठीक है, खजूर के अंदर वैसा नहीं होता ना, ये प्लांट। अब आप इसके ऊपर देखो, सुनना खाली, तो खजूर लगे तो लगे, लेकिन सुन लेना एक बार ढंग से। इस बार सही में केले लग रहे हैं इसमें। अब केले के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि भैया पौधे के यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे और निकल जाते हैं, उनको कहते हैं सकर्स। क्या कहते हैं? बहुत सारे सकर्स निकलना भी ठीक बात नहीं, इन सकर्स को हटाना पड़ता है। तो जो भी अननेसेसरी सकर्स निकल गए हैं उनको हटाने की क्रिया को डी सकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पहली क्रिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी सकरिंग। डी सकरिंग का मतलब क्या हुआ? अवांछित सकर्स को हटाना डी सकरिंग कहलाता है। मतलब जो अनडिजायरेबल सकर्स है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा सकर्स रहेंगे उतना ही पौधा कमजोर रहेगा, क्योंकि पोषक तत्व तो ये खींच लेंगे। इनको हाथ से हटा सकते हैं, खुरपी से हटा सकते हैं, या 2,4-D भी डालते हैं, या यहाँ पे पेट्रोल भी डालते हैं। क्या डालते हैं? पेट्रोल। तो इस प्रकार से आप पेट्रोल डाल के सुखा सकते हो, 2,4-D से भी सुखा सकते हो। यहाँ आपने जैसे ये केला लगा तो ये पौधा इधर झुक जाता है, नीचे वजन से झुक जाता है कभी कभी, तो इसको सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। उस सपोर्ट देने को हम लोग कहते हैं प्रॉपिंग। पढ़ रखा हमने पहले। तो इस केले को हम यहाँ सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो सहारा देना कहलाता है प्रॉपिंग। तो प्रॉपिंग शब्द का मतलब हुआ शूडो स्टेम को सहारा देना, या सीधा आप लोग इसको सहारा देना भी याद रख सकते हैं। तो दो क्रियाएं हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग देखो इसमें कि कोई भी, अब जैसे आपने फल तोड़ ली, केले के फल तोड़ लिए, ठीक है, अब फल तोड़ लिए हैं तो ये पौधा किसी काम का नहीं, तो इस पौधे को एक निश्चित ऊंचाई से आपको काटना पड़ेगा। एक थोड़ा सा इसको 1-1.5 मीटर से आप लोग यहाँ से काट, तो इस केले के पौधे को हमने ऊपर से फल तोड़ दिया, उसके बाद केले का कोई काम नहीं, तो हमने काट लिया इसको। इस काटने की क्रिया को मेटोकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि फलों को तोड़ने के बाद शूडो स्टेम को एक निश्चित ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है? मेटोकिंग कहलाता है। अब आपने जब इसको काटा तो किसी एक शक्कर को बड़ा होने दो, एक शक्कर को बड़ा होने देते हैं ताकि अगले सीजन में फल लेंगे, बाकी सभी शक्कर को तो हमने हटा दिया। भाई जब शक्कर हटा रहे हो तो एक शक्कर आपको रखना, एक शक्कर रखना पड़ेगा। एक शक्कर क्यों रखेंगे? क्योंकि अगली सीजन में फल किससे लगेगा फिर? भाई ये पौधा एक ही बार फल देगा, तो फल तोड़े आपने और इसको हटा दिया, तो फिर एक शक्कर को बड़ा करना पड़ेगा ना अगले साल के लिए, तो उस पर फल लगेंगे। इसी को रेटोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटोनिंग। या तो आप पूरे पौधे को हटा के नया लगाओ आप, या उसी शक्कर से आप लोग को, हमने इसको निश्चित ऊंचाई से काटा, थोड़ा ठूंठ रखा केले का। केले का ठूंठ क्यों रखा? उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है वो उसके जो बेबी शक्कर होता है उसको मिलता रहेगा जब वो बड़ा हो। सही नहीं? ये अब जैसे ही परागण की क्रिया कंप्लीट होती है, केले में आगे आगे की साइड में क्या होता है? नर फूल आते हैं। क्या होता है गाइस? तो इन नर कोंपलों को, मेल बड होती है, उनको हटाना डी नेवलिंग कहलाता है। डी नेवलिंग। डी नेवलिंग का मतलब होता है कि पोलिनेशन या परागण के बाद मेल बड को हटाना, नर कोंपलों को हटाना। तो प्रश्न आएगा कि नर कोंपलों को हटाना क्या कहलाता है? डी नेवलिंग कहलाता है। नर कोंपलों यानी मेल बड या नर फूलों को हटाना पहले आ चुका है एग्जाम में। कभी कभी हमें फलों को ढकना पड़ता है थैली से, इन पत्तियों से इन फलों को ढकते हैं ताकि इनके ऊपर कीट कम लगे, फलों को जो है बाकी कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं करे, रोग कम लगे, हवा से नुकसान नहीं हो, उसको कहते हैं हम लोग रैपिंग। क्या बोलते हैं? रैपिंग भी कह सकते हैं, बैगिंग भी कह सकते हैं। तो WRAPPING क्या कहलाता है? रैपिंग। तो मतलब फलों को ढकना क्या कहलाता है? रैपिंग। तो इसका मतलब हुआ फलों को ढकना। आप पत्ते से भी ढक सकते हो, किसी पॉलिथीन से भी ढक सकते हो, किसी और कपड़े से ढक सकते हो, फलों को ढकना। क्या तुम समझे? शाबाश। अब कभी कभी ये मिट्टी चढ़ाना पड़ता है अपने को, पौधा नीचे नहीं गिरे उसके लिए मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाने को बोलते हैं अर्थिंग अप। क्या कहते हैं? अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। तो ये कुछ क्रियाएं लिखी मैंने, इन क्रियाओं में आप लोगों को बिल्कुल भी नोट नहीं लेना है। मिट्टी चढ़ाना मैं कहूं वैसे वैसे आपको सिस्टम से एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं। इस डी सकरिंग में मैं आधी लाइन लिखाऊंगा खाली। क्या लिखेंगे? लिख देना छोटा सा कि अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डी सकरिंग। इसमें कुछ नहीं लिखाऊंगा पौधे को सहारा देना क्या कहलाता है? क्रॉपिंग। मिट्टी चढ़ाना क्या कहलाता है? अर्थिंग अप। इसमें भी कुछ नहीं लिखाऊंगा कि परागण के बाद या सीधा नर कॉपले हटाना क्या कहलाता है? डीनर। नर कॉपले हटाने से देखो फायदा क्या है? अगर आपने केले के पुष्प को आगे से नहीं तोड़ा ना, तो वो केले का पुष्प आगे बड़ा होता रहता है, फल तो ऊपर रह जाते हैं, वो आगे बढ़ता रहता है, छोटे छोटे फल आते हैं, वो केले खा भी नहीं सकते, पोषक तत्वों को खींचता है, रोग बीमारी लगती है वहां पे। तो केले के पुष्प को आगे से हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं, काट देते हैं, उससे बाकी फल अच्छे विकसित होते हैं, क्वालिटी शानदार आती है। रेपिंग में भी कुछ नहीं लिखाऊंगा मैं, फलों को ढकने को रेपिंग कहते हैं। फलों को तोड़ने के बाद पौधे को निश्चित ऊंचाई से काटने क्या कहलाता है? मेटोकिंग। तो मैं आधी लाइन या एक लाइन इसमें लिखाऊंगा बस। तो आपको ऐसे कैसे भी बना सकते हो, आप जैसे ठीक लगे वैसे लिखो। आधी लाइन इसमें, आधी लाइन इसमें, बाकी सेम टू सेम। तो तुरंत इसको लिखो। सर मैं तो दो ही क्रियाएं याद रखूंगा, दो तो रख लेना, एक तो डीनेबलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक मेटोकिंग जो जेट 2023 में भी आया हुआ प्रश्न, एसीएफ में आया हुआ है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। आप लिख लो, फिर आधी आधी लाइन लिखा दूं। हाँ मैं फिजियोलॉजिकल ऑर्डर की क्लास में अपलोड कर दूंगा, अभी मैं फोन कर देता हूँ, तुम लिखोगे तब तक मैं उसको फोन कर दूंगा। सर है उनको बोल देता हूँ कि ये क्लास अपलोड नहीं उसको करो। हेलो सर, इस बैच में हूँ M2 में,
ये बच्चे कमेंट करें परसों वाली जो क्लास है वो अपलोड नहीं हुई इनके, कल की तो होगी, 23 तारीख वाली नहीं हुई, 23 वाली है ना, परसों वाली 23। मेटोकिंग का मतलब होता है जैसे आपने फलों को तोड़ लिया उसके बाद वो जो तना रहता है वो किसी काम का नहीं है, उसको काट देते हैं, उसी को मेटोकिंग कहते हैं। अभी मैं आधी लाइन मेटोकिंग में लिखाऊंगा, आधी डिसकरिंग में लिखाऊंगा। केले के पौधे के आसपास छोटे छोटे और शक्कर भी निकलते हैं, उनको पिपर्स कहते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को याद रखना हो तो केले के पौधे के पास छोटे 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 शक्कर निकलते हैं, उन छोटे छोटे शक्कर को पिपर्स कहते हैं। छोटे छोटे शक्कर कहलाते हैं पिपर्स। छोटे छोटे शक्कर होते हैं ना, उनको कहते हैं न्यू इमर्जिंग शक्कर्स, नए निकलने वाले छोटे छोटे न्यू इमर्जिंग शक्कर्स। मतलब बहुत ही छोटे छोटे शक्कर है, वो आगे चल करके बड़े हो जाएंगे, उन बेबी शक्कर्स को हम लोग बोलते हैं पिपर्स। पिपर्स का मतलब छोटे छोटे शक्कर्स। डी नेबलिंग लिखा हुआ, नेबलिंग, मेटोकिंग। फलों को तोड़ने के बाद डिसएग्रीइंग में लिखो अवांछित शकर्स को हटाना, अवांछित शकर्स को हटाना, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल शकर्स, अनवांटेड शक्कर। गुरुजी क्लास अपलोड हो चुकी है 23 सितंबर वाली, ये तो यही बोल रहे हैं। मैं ऑनलाइन वालों का क्या इलाज करूं बताओ तुम, है? जबकि अब तक कम से कम 20 कमेंट आ गए थे कि 23 वाली में। कहीं का ऐप चलाना नहीं आता, इनको चलाना आता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये तो फुल, स्नैपचैट, ऐसे कहीं। इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड का मतलब होता उन्नत, उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। सुन रहे हो सब लोग? अब इधर देखो, हालांकि जीनोमिक ग्रुप सुपरवाइजर में नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं जीनोमिक ग्रुप के हिसाब से बताता हूं हमेशा। तो यहां पर जो जीनोम ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ही मैं किसमें लिखूंगा, जीनोम ग्रुप। ग्रुप में अब आर भी लगाना पड़ता है, ग्रुप लिखना देखो कितना भारी काम। जीनोम ग्रुप, जीनोम ग्रुप का मतलब है एक जैसे जीनोमिक यानी जीन वाली किस्मों को एक ग्रुप के अंदर डाल रखा, एक जैसे जीन के ग्रुप वाली किस्मों को एक जगह, शाबाश। तो ये उन्नत किस्में हैं। अब आप इधर देखना सब लोग, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग दूर से देख पाए इसको। सबसे पहला जो जीनोमिक ग्रुप है गाइस, उसको हम लोग कहते हैं नंबर 1 वाले को ए। क्या कहते हैं? तो पहला जीनोमिक ग्रुप है ट्रिपल ए, उसको कहते हैं ट्रिपल ए। क्या आपने कभी ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम सुना? शाबाश, बोलो ग्रैंड नेने, ग्रैंड नेने, ग्रोस मिचेल या ग्रोस मिचेल, दो हो गई। सुन रहे हो सब लोग? गुड। तीसरी है अपनी ड्वार्फ कैवेंडिस, ड्वार्फ कैवेंडिस, ड्वार्फ कैवेंडिस, कैवेंडिस। और एक है अपनी जिसको कहते हैं रोबस्टा। क्या कहते हैं? देखो, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटे कद वाला। क्या होता है? छोटे कद वाला है, बोना पौधा होता है उसको ड्वार्फ। चोरी करने को बोलते हैं रोबरी। क्या कहते हैं? रोबरी। तो आपको याद रखना ग्रेगर, क्या याद रखोगे? ग्रे का मतलब क्या है? ग्रैंड, और वापस ग्रेगर, गे का मतलब क्या है? ग्रोस। ड्वार्फ का मतलब है बोना, छोटे कद वाला। रोबरी यानी होती है चोरी। तो ग्रेगर ने ड्वार्फ होते हुए रोबरी कर ली, रोबरी का मतलब चोरी करना। तो ग्रेगर ने ड्वार्फ होते हुए रोबरी कर ली, मतलब छोटा भी चोरी कर ली उसने। ग्रेगर ने ड्वार्फ होते हुए रोबरी कर ली, तो ग्रेगर से ग्रैंड, ग्रे से वापस ग्रोस मिसेल, ड्वार्फ यानी छोटा, ड्वार्फ होते हुए चोरी यानी रोबस्टा रोबरी। तो ऐसे याद हो तो याद करना, बाकी लोड नहीं लेना इसमें, याद नहीं हो तो छोड़ देना, लेकिन लोड मत लेना। भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म है ड्वार्फ कैवेंडिस। भारत में लगभग 60% क्षेत्रफल पर सर्वाधिक उगाई जाने वाली। प्रश्न आ जाएगा कि केले की कौन सी किस्म सर्वाधिक उगाई जाती है, तो वो है ड्वार्फ कैवेंडिस। उत्तक संवर्धन से विकसित की गई किस्म कौन सी है? ग्रैंड नेने है, उत्तक संवर्धन द्वारा। क्या तुम समझ जाओगे? ऐसा आप लोगों को याद रखना। पहला ग्रुप हो गया ट्रिपल ए, कौन सा है? तो ग्रेगर ने ड्वार्फ होते हुए रोबरी कर ली। कैसे याद रखोगे? ग्रेगर ने ड्वार्फ होते हुए रोबरी कर ली। इसको आप कहीं लिख लेना बाद में चाहो तो, नहीं थोड़ी देर में भूलने वाले हो वापस। दूसरा ग्रुप है ए बी बी। क्या है गाइस? नहीं, बोलो ए बी, धीरे धीरे आगे बढ़ो, बोलो ए बी। पुणे में रस की थैली, क्या याद रखोगे? बोलो पुणे में रस की थैली। पुवन, नेंड्रन या नेंड्रेन, रसथली। बोलो रसथली। बोलो पुणे में रस की थैली। पू का मतलब क्या? पुवन, ने का मतलब नेंड्रन, और रसथली, ये तीन आप इस ग्रुप में याद। बोलो पुणे में रस की थैली। ये जो पुवन वैरायटी है इसमें पनामा विल्ट बीमारी भी नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट में आगे लिखाऊंगा आपको। ये अच्छी मानी जाती है चिप्स के, नहीं सब्जी के लिए। किसके लिए? और चिप्स के लिए मानी जाती है नेंड्रन। चिप्स हेतु, तो चिप्स हेतु तो है नेंड्रन, जबकि ये दोनों किस्में सब्जी के लिए अच्छी। दोनों, ये दोनों रहे, कौन सी दोनों? पुवन और नेंड्रन,
ये दोनों किस्में सब्जी हेतु अच्छी, सब्जी हेतु, सब्जी को बोलते हैं वेजिटेबल पर्पज। तो प्रश्न आएगा कि सब्जी के लिए कौन सी किस्में सही है, पूवन नेंड्रन। चिप्स के लिए कौन सी सही है, बोलो पुणे में रस की थैली, तो पूवन नेंड्रन रस थैली। अब अगला जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं ए बी बी। क्या कहते हैं, तो ए बी बी ग्रुप के अंदर दो किस्में हैं। मक्का, क्या याद रखोगे, हाँ बोलो मंथन या मोंथन कारपुरा वल्ली, बोलो कारपुरा वल्ली, मक्का मंथन कारपुरा वल्ली। कारपुरा वल्ली सबसे मीठी किस्म, स्वीटेस्ट वेराइटी, क्या बोलते हैं, यानी कि सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो कारपुरा वल्ली। और अगर आप याद रखना चाहो चौथे नंबर पे, तो दो किस्में याद रखनी, ए बी ग्रुप है। कौन सा है अगला, हाँ एक वेराइटी लेडी फिंगर, क्या है, हाँ एक तो लेडी फिंगर इसकी अच्छी वेराइटी मानी जाती है, लेडी फिंगर दिख रहा है तुम्हें, और एक वेराइटी है कुनन। क्या नाम है, कुनन वेराइटी की खासियत है मिठाई बनती है इससे। क्या बनती है, इस कुनन वेराइटी से एक तो बनती मिठाई हेतु, मिठाई हेतु, मिठाई व बेबी फूड बनाने हेतु, छोटे बच्चों के लिए खाना बनता है बेबी फूड हेतु, बेबी फूड हेतु। तो मिठाई और बेबी फूड के लिए कौन सी है, कुनन, और बाकी लेडी फिंगर। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आ गई, ए के अंदर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और है जिसको हम लोग पांचों ग्रुप कहते हैं ए बी, ए बी। इसमें एक ही वेराइटी आती है गोल्ड फिंगर। कौन सी आती है, गोल्ड फिंगर वेराइटी, जिसका एक और नाम है FHIA1। क्या है गाइस, वापस रिपीट कर रहा हूं, बोलो ट्रिपल ए। ग्रेगर ड्वार्फ है, फिर भी उसने क्या कर ली, रोबरी कर ली। ग्रेगर ड्वार्फ है, फिर भी रोबरी कर ली। तो ग्रैंड ने ग्रॉस मिसेल, ड्वार्फ केवेंडिश और रोबस्टा। बोलो पुणे में रस की थैली, पूवन नेंड्रन रस थैली, मक्का मंथन कारपुरावल्ली। और लेडी फिंगर में कुछ नहीं, लेडी फिंगर और कुनन ए बी के अंदर। और ये चतुर्गुणित किस्में कौन सी हुई, एक है गोल्ड फिंगर है। ये त्रिगुणित किस्में है, कैसी है, ये भी कैसी है, त्रिगुणित, ये भी कैसी है, त्रिगुणित, ये द्विगुणित है डिप्लॉयड, और ये चतुर्गुणित है। कैसी है गाइस, अब आप लोगों को इनको लिखना, वेराइटीज तुरंत लिखो। इनमें सर आप कुछ खास किस्में बता दो सबसे महत्वपूर्ण, तो ड्वार्फ कैवेंडिश, ग्रैंड नेने, पूवन वगैरह, कारपुरा वल्ली आदि। बाकी ये सारी ही याद करनी, आपको ग्रुप वाइज याद करनी है कि कौन सा। पिछले आज के 7 साल पहले ट्रेंड चालू हुआ था कि जीनोमिक ग्रुप के हिसाब से किस्में पूछी जाती थी। अभी तुम्हारे सुपरवाइजर में इनमें तो नहीं आया प्रश्न, लेकिन इस बार आ सकता। ये जीनोमिक ग्रुप है, मतलब एक पहचान के लिए ग्रुप बना रखा है। इन किस्मों का आनुवंशिक संरचना एक जैसी होती है इसलिए ग्रुप, इनकी एक जैसी होती है इसलिए ग्रुप है, दूसरा ये तीसरा ग्रुप ऐसे, तो इनकी पहचान के लिए, ताकि आने वाले टाइम पे संकरण या फसल सुधार कर दिक्कत नहीं आए। सर क्लास तो 1 घंटे बाद ही अपलोड हो जाती है, ठीक है, वो एक बेच में नहीं हुई थी, वो जो है सर बोल रहे हैं कि कर दी हमने। अच्छा, पौधे को निश्चित ऊंचाई से काटना क्या कहलाता, अवांछित सकर्स को हटाना, डिसकरिंग कहलाता, कोई बात नहीं है। राजस्थान में किस जिले में खेती की संभावना है, केले का प्रवर्धन। भारत में सबसे ज्यादा केला आंध्र प्रदेश में। अम्लीय मृदाओं में खेती करने पर कौन सा रोग, बहुत बढ़िया, पाथेनोकार्पी हमने अलग अलग तरीके से पढ़ी, बोलो वेजिटेटिव पाथेनोकार्पी, केला, अंजीर, पाइनएप्पल, स्टिमुलेटिव पाथेनोकार्पी, लीची, ब्रेड फ्रूट, ब्लैक कोरियन वैरायटी, स्टेनोस्पर्मो कार्पिक पाथेनोकार्पी, अंगूर और आम की सिंधु किस्म में होता है ऐसा। बोलो म्यूसा पैराडीसिए का, इसके पुष्प हमको क्या कहते हैं, और किसका होता है, बोलो ABCD, ABCD, अरेगनट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। काफी हो गया, बोलो म्यूसा पैराडीसिए का, म्यूजेसी, बहुत बढ़िया। भारत में सबसे ज्यादा फल आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा सब्जियां उत्तर प्रदेश में। क्या आप लोग याद रख पाओगे इनको, बस आज के लिए इतना ही है, अब आप लोग फ्री हो चुके हैं। अब कुछ नहीं, मेरे एग्जाम से ज्यादा भारत में फल होते हैं आंध्र प्रदेश में, सब्जियां होती है उत्तर प्रदेश में। सही बात है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा फल होता है, क्या कहते हैं उसको, केला, और सबसे ज्यादा सब्जी में होती है आलू। यही तो बड़ा था। टोटल 355 मिलियन टन के प्रोडक्शन में 212 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पे सब्जी है, और 210 मिलियन टन के साथ में पहले नंबर, सेकंड नंबर पे फल। इसके अलावा सब बाद में 110, सॉरी 210 नहीं, 110, 210 कहां से आया है, 110, 212 यानी 60% लगभग सब्जियां है, और सेकंड नंबर फ्रूट। और फलों में पहले नंबर पे कौन, केला। फिर हमने पढ़ा था कि नर कॉपले हटा देते हैं केले में, उसको डीनेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनेबलिंग। पौधे को एक निश्चित ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है, मेटोकिंग कहलाता है, ये भी अपने को याद है। अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, डीसकरिंग कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा वेराइटीज भी पढ़ी थी, वेराइटीज हमने पढ़ी थी, बोलो ग्रेगर ड्वार्फ है, फिर भी रोबरी कर ली, हाँ बोलो ग्रॉस मिसेल, ग्रैंड नेने, ड्वार्फ केवेंडिश, रोबस्टा। इनका जीनोमिक ग्रुप क्या है, ट्रिपल ए। बोलो AAB, पुणे में रस की थैली, पूवन नेंद्रन रस थैली। ABB, मक्का मंथन कारपुरावली। AB, कुनन लेडी फिंगर।
FAAAB, गोल्ड फिंगर FHIA1। बस अब एक वैरायटी लिखो आगे, इधर से लिखो एक वैरायटी लिखो को1। एक किस्म लिखनी है आपको को1, CO1। हाँ ऐसे लिखो, क्रॉस ऑफ बनाना को1 वैरायटी। तो को1 में आपको लिखना है, क्रिकेट बॉल कहां से आ रहा है जबकि बनाना लिखा है मैंने। यस लिखो, एक क्रॉस लिखना आपको, वैरायटी का संग्रह लिखना है, 12वीं की किताब में दिया हुआ है को1 वैरायटी का। तो इसमें एक चीज लिखो, लेडन इंटू म्यूसा बल्बिसियाना, म्यूसा बल्बिसियाना इंटू एक वैरायटी है कदली। इन तीन किस्मों के बीच का संग्रह है को1 वैरायटी। को1 जो वैरायटी है केले की, वो लेडन इंटू म्यूसा बल्बिसियाना इंटू कदली, इन तीनों के बीच का क्रॉस। ये 12th की बुक में दिया हुआ संग्रह। और एक नई किस्म है, उसका नाम है मट्टी बनाना। वो वैरायटी थोड़ी विशेष है। पहले को1 का क्रॉस लिखो, फिर लिखना मट्टी बनाना। मट्टी बनाना एक बहुत पुराना किला है, जो कि एक पर्टिकुलर वैरायटी है, ये पर्टिकुलर यानी एक विशेष किस्म है, जो कि प्राचीन काल से ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी नामक जगह पर हो रही। प्राचीन काल से, बहुत सालों से कन्याकुमारी जिला है तमिलनाडु में, वहां पर यह किस्म होती है मट्टी बनाना। और इसकी विशेष पहचान है, ये विशेष पहचान है, मतलब इसका जो केला होता है वो उंगली से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसके आगे लिखो, सुनो पहले, ये जो केला है ये विशेष केला है, इसका आकार उंगली से थोड़ा बड़ा, मीठी सुगंध और शहद जैसा स्वाद, इस चीज के लिए फेमस। तो भारत सरकार ने इसको जीआई टैग दिया। क्या दिया है? हाँ, तो आगे लिखना है जीआई टैग। जीआई टैग एक पॉइंट तो लिखना है इसमें, जीआई टैग। अब जीआई टैग को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रदान किया गया है इस वैरायटी के लिए कन्याकुमारी क्षेत्र तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो राज्य है वहां पर यह वैरायटी। क्यों इसको जीआई टैग दिया गया है? तो इसकी जो विशेषता है उसके लिए दिया गया है। पहली विशेषता, दूसरी विशेषता मैं यहां बोल के लिखा रहा हूं, मेरी बात को वापस सुनो ध्यान से। जीआई टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, यह एक भौगोलिक संकेत है। सुनो एक से, जीआई टैग भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, मतलब किसी क्षेत्र विशेष को, किसी वस्तु विशेष की प्रसिद्धि के कारण भारत सरकार एक प्रमाणीकरण का एक सर्टिफिकेट देती, एक पहचान देती है। हाँ, फलाने एरिया की ये वैरायटी फेमस, ये चीज फेमस, जयपुर की ब्लू पोट्री फेमस, कोटा की ब्लैक पोट्री फेमस, बीकानेर के भुजिया फेमस, उधर कोई उड़ीसा के रसगुल्ले फेमस, पश्चिम बंगाल गुलाब जामुन फेमस। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई चीज फिक्स होती है फेमस, मतलब उस एरिया। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां है महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग, वहां की अल्फांसो आम फेमस, गुजरात का केसर आम फेमस। इनको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग देने का काम करता है भारत सरकार का मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। ये जीआई टैग कौन देता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ताकि उस वस्तु विशेष की मार्केटिंग बढ़े और वो क्षेत्र किसी चीज के लिए फेमस जाना जाए। जैसे रत्नागिरी को जीआई टैग मिला हुआ है, मार्केट में जब अल्फांसो आम आता है ना, तो रत्नागिरी के नाम से आता है, रत्नागिरी आम, मतलब उस एरिया की वो चीज फेमस, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। नहीं समझे तुम? तो ये तो मट्टी बनाना कौन से क्षेत्र का फेमस है? कन्याकुमारी। केला कैसा? अब इसकी विशेषता ये लिख लो, और उसके बाद में इसकी विशेषता लिखनी है कि इसमें इस केले में ऐसा क्या है। यहां पे मैं पॉइंट बोलूंगा तुरंत, ये लिखना आप, ये तो लिख लिया हो। शाहपुरा भिलवाड़ा के 2.5 इंची गुलाब जामुन फेमस है। यूं तो आए तब लेके आना। जिस के भी गांव में कोई चीज फेमस है तो वो जब भी आएगा लेके आएगा मेरे लिए, सही नहीं? उसे क्या ठीक रहता है। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फलों का आकार इंसानों की उंगलियों से थोड़ा बड़ा। पहली विशेषता, फलों का आकार इंसानों की उंगली से थोड़ा बड़ा। फ्रूट शेप इज स्लाइटली लार्जर देन ह्यूमन फिंगर। फलों का आकार इंसान की उंगलियों से हल्का बड़ा। दूसरा, मीठी सुगंध व शहद जैसा स्वाद। मीठी सुगंध व शहद जैसा स्वाद। मीठी सुगंध, स्वीट अरोमा एंड हनी लाइक टेस्ट। शहद जैसा स्वाद, मीठी सुगंध व शहद जैसा स्वाद, इसके लिए फेमस है। तो ये मट्टी बनाना जो है वैरायटी, इसका क्वेश्चन एक बड़े एग्जाम में आया था, इसलिए आप लोगों को पूछा गया है, यह बता रहा हूं मैं। देखो यहां है
मट्टी बनाना, मट्टी बनाना, ये ले मट्टी बनाना, ये होता है उधर, ये वाला, ये इसका छोटा केला है, ये मट्टी बनाना, यहाँ लिखा रहा है, ये देखो मट्टी बनाना, मतलब इनका, ये देखो मट्टी बना, थोड़ा छोटा होता है, सुगंध और उसके टेस्ट के लिए जाना जाता है मट्टी बनाना। ये ऊपर और दिया फोटो, ये देखो नहीं, ये देवी रखा, ये इसकी पहचान दी हुई, देखो कन्याकुमारी मट्टी बनाना। ये ऊपर थोड़ा ऐसे चौंच के जैसा देखो, 2.5 सेंटीमीटर का, तो ये छोटा केला होता है इस तरीके का, मट्टी कन्याकुमारी का। अब लिखो कंफ्यूजिंग किस्में, 3 किस्में ऐसी लिखा रहा हूं जो कंफ्यूज करने वाली है, कंफ्यूजिंग। एक वैरायटी लिखो जिसका नाम है ड्वार्फ मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, केले की बात चल रही है अभी, ड्वार्फ मेजेस्टी। एक है पूसा मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी, अर्का मेजेस्टी, 3 किस्में हैं, एक जैसी नाम है। ड्वार्फ मेजेस्टी केले की किस्म है, पूसा मेजेस्टी पपीता की फेमस है, और अर्का मेजेस्टी अंगूर की फेमस। तो ये 3 किस्में हैं, इनमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अर्का से अंगूर याद रह जाएगा, पे से पूसा, पे से पपीता, सही नहीं? तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। अर्का आते ही ए से अर्का, ए से अंगूर, आ से आम होता है, ए से आम नहीं होता, आ से आम, अमरूद होता है। मेरे को तो पता भी नहीं था, तुमने बताया तो पता चला ऐसे अमरूद है। लेकिन यहाँ ये ऐसे याद रखना अंगूर, और ये पी से याद रखना पपीता, ठीक है, शाबाश। हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन अब क्या करें बता, नहीं तुम्हें अंगूर याद रखना, तुम आम और अमरूद मत याद रखना, सही नहीं? लिखो पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन, टॉपिक डालो प्लांट प्रोटेक्शन। देखो इस केले में बहुत सारे रोग होते हैं, मैं आपको पहले छोटे रोग बताऊंगा, फिर बड़े रोग बताऊंगा, लेकिन इंपोर्टेंट भी साथ के साथ बताऊंगा कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है। अरे बात नहीं, हेलो, आवाज नहीं। अब सुनो, अभी 2 मिनट लिखना मत, अब मैं जो बातें बता रहा हूं पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर कुछ कीट लगते हैं, वो कीटों में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी बिल्कुल भी। जैसे हम कल से केले का पौधा बना रहे हैं बार बार, जैसे ये केले का, अब हमें ये पता चल गया है कि जमीन के अंदर तो इसमें क्या है, राइजोम है, और ऊपर आपका शूडोस्टेम, ये राइजोम है, ये सबको पता है, बढ़िया। तो यहाँ पे जो कीट लगता है उसको राइजोम विविल कहते हैं। एक कीट लगता है विविल, राइजोम विविल, इसमें जो तना छेदक लगता है उसको कहते हैं शूडोस्टेम विविल, शूडोस्टेम विविल। 2 कीट अपन ने यहाँ लिखे, देखो जो जमीन के अंदर वाले इस हिस्से को खाता है उसको तो कहते हैं राइजोम विविल कीटा, और ये ऊपर वाला खाएगा इस तने को, इसको बोलेंगे अपन शूडोस्टेम विविल, शूडोस्टेम को खाने वाले को। इनके वैज्ञानिक नाम कोष्टक में लिख रहा हूं, याद हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना। बोलो ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, लोंगिकोलिस, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, सही है? तो ये इस प्रकार से आप लोगों को, ये कॉस्मोपोलिटस शब्द का मतलब सब जगह, दुनिया में सभी जगह फैलने वाली बीमारी, ये वाला कीट सब जगह लगता है। चाहे कोई अमेरिका के अंदर कोई है केले की खेती हो रही, वहां पर भी होता है। एक निमेटोड लगता है, उसको कहते हैं बनाना बेरोइंग निमेटोड, क्या बोलते हैं, बनाना बेरोइंग निमेटोड, वो इसी केले में लगता है खाली, निमेटोड, उसको हम लोग बोलते हैं रोडोफोलस सिमिलिस, क्या बोलते हैं, हाँ लिखो इसको रोडोफोलस सिमिलिस, ये तीनों लिख लो बस, ये निमेटोड है सूत्रक्रमी, रोडोफोलस सिमिलिस, सिमिलिस। इनमें से वैज्ञानिक नाम ऑप्शनल है, याद हो तो रखना, नहीं तो ज्यादा लोड नहीं। बाकी अगर मैं आपको केले में ये नहीं भी लिखाऊं रोग, फिर भी तुम ये तो कर लोगे कि राइजोम विविल और शूडोस्टेम विविल लगते केले में ही होंगे, क्योंकि राइजोम और शूडोस्टेम केले में ही होते, और तो किसी पौधे में होता नहीं है। तो रोडोफोलस सिमिलिस एंड ओडियोपोरस लोंगिकोलिस एंड कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। कल शनिवार है, कल भी अपनी क्लास लगाने की कोशिश करेंगे पूरी। कल क्या है कि इनके छुट्टी है लोंगिरे वालों की, तो अपनी तो क्लास अभी आपको अपडेट कर देंगे वो सर, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं और किसी बेच में 2 घंटे तुम्हारे 2 किसी और बेच में लगा देंगे, नहीं हाँ, या फिर सुपरवाइजर की क्लास अगर यथावत रहेगी तो तुम्हारी 2 लग जाएगी, फिर शाम को लग जाएगी, कोई दिक्कत। कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, डन। विविल और बीटल जितने भी होते हैं ना, तो इनकी जो लट होती है वो सफेद
लट नहीं होती सफेद लट, गांव में नहीं होता, गांव में सफेद लट गोबर में निकलती है, जो मूंगफली में लगती है, रेतीली मृदा में ज्यादा होती है, दोमट क्या उसको बलुई मृदा में ज्यादा होती है, वो वैसा लट ऐसा लार्वा होता है इनका। तो ये क्या है कि ये तो तने में छेद कर लेता है ये वाला, और ये इसके अंदर तो काले काले रंग के इनके वो एडल्ट होते हैं, जिनको हम लेकर विविल बोलते हैं, विविल और बीटल। तो विविल और बीटल जो होते हैं उनका लार्वा लगभग लगभग एक जैसा, ये कोलियोप्टेरा गण में आता है, इसमें आते हैं कोलियोप्टेरा वाले गण में। डन। इसके बाद लिखो रोग। ये तो कीट है, दो ही कीट मेन है, और भी लगते हैं एफिड वगैरह, जो कि हम अभी आगे पढ़ लेंगे। बनाना एफिड, क्या? हाँ, केले की किस्में और आते हैं, रेड बनाना है, हिल बनाना है, किस्में तो और भी है। हाँ, रेड बनाना भी फेमस है, आरसी में लगा हुआ रेड बनाना, तो रेड बनाना भी आता है, लेकिन वहां बनाना लगा हुआ तो पता चल जाता है ऐसी बात। तो रेड बनाना, चक्र केली, यहाँ पे एक वैरायटी और नए पुवन, पुवन की जगह एक नए पुवन और वैरायटी होती है, तो वो भी इसी की वैरायटी, तो काफी है होने को। देखो एक तो है अपना शूडोस्टेम विविल, स्टेम बोरर भी बोलते हैं इसको, विविल। ये ऐसा होता है, ये इस तरीके का कीट होता है, और ये फिर तने में करता है छेद। अब इसके सिम्टम्स, जितने भी विविल होते हैं ज्यादातर बीटल इससे मिलते जुलते होते हैं। तो इसका आप लोग देखो, बनाना स्टेम विविल, ये वाला, ये वही आता है इसका फोटो, तने पे छेद किए हुए नहीं दिख रहा, नहीं तो ये वाला, ये तने के ऊपर, ये तने पे छेद करता है बस, यस। और इसी तरीके से जो अपने राइजोम विविल होता है, बनाना राइजोम विविल, राइजोम विविल, तो वो भी इससे मिलता जुलता होता है, देखो सही होता है। वो आपके ये नीचे की साइड में जो ये अंदर की साइड जो होता है उसको खाता रहता है अंदर, यस। तो इनकी ऐसी लट होती है, ऐसे, ये इसकी लट देखो, वो ऐसी। तो इन सब की जो लार्वी होती है इनको ग्रब बोलते हैं, ग्रब क्या कहते हैं, ग्रब। तो ये इस तरीके से ये लट होती है, ये इसका एडल्ट है, ये इसकी लट, ठीक है। ये अब लिखो रोग। रोगों में इसके मेन रोग है, बहुत खास है रोग भी, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला, अभी आप 2 मिनट मत लिखना, फिर एक साथ लिख लेना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला रोग है वो है पनामा विल्ट। गाइस, पनामा विल्ट एक वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि केले के अंदर होती है, पनामा उकटा रोग बोलते हैं इसको। ये एक फंगल डिजीज है, कवक जनित बीमारी है, ये कवक से होने वाला रोग है। कवक का नाम भी आप लोगों को पता है, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज, फंगस स्पीसीज क्यूबेंस, फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। अब ये ध्यान रखना, जितनी भी विल्ट नामक बीमारी होती है ना, विल्ट, विल्ट का मतलब तो उकटा रोग, क्या बोलते हैं इसको, उकटा रोगों में होता क्या, जैसे ये केले का प्लांट है, आप किसी केले के खेत में देख रहे हो, या कोई भी दूसरा पौधा भी हो सकता है, अभी हम केले की बात करें इसलिए, तो पूरे खेत के अंदर कुछ पौधे अपने को ऐसे दिखते हैं बीच बीच में। ये बीमारी कभी एक साथ नहीं आती कि जब से आ रही है, तो ये स्पोर्ट में आती है जगह जगह। तो पहले पौधा, इसका ना हिंदी में विल्ट को कहते हैं मुरझाना, क्या बोलते हैं। हाँ, तो पौधा क्या होता है, हल्का हल्का मुरझाता है, कुछ पौधे आधे सूख जाते हैं, कुछ पूरे सूख जाते हैं, मतलब पहले मुरझाएगा पौधा और धीरे धीरे सूखेगा। ये एक्चुअली अम्लीय मृदाओं में दिक्कत ज्यादा आती है, किसमें आती है, हाँ, तो ये अम्लीय मृदाओं में इसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ऐसा हमें पता है पहले से, पता नहीं है क्या। तो ये अम्लीय मृदा में ये प्रॉब्लम होती है ज्यादा। अब इसका अभी इस साल पीएचडी में क्वेश्चन आया था, वो अपने को ध्यान रखना है कि इसको कंट्रोल कैसे करोगे। भाई ये बीमारी आ रही है, तो इसको मैनेज करने का तरीका क्या है। तो इसको मैनेज करने का तरीका है, सबसे पहले तो मृदा को सुधारो। तो अम्लीय मृदा को तुम कैसे सुधारते हो, चूने का प्रयोग करते हो। तो अम्लीय मृदा के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे चूने का प्रयोग। तो प्रश्न आता है कि पनामा विल्ट को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो हम करेंगे चूने का प्रयोग। इसमें जनरली केले के पौधे को उखाड़ देते हैं और जो गड्ढा होता है वहां चूने का पानी भरा रखते हैं थोड़ा, फिर उसको मिट्टी रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह फिर हम दूसरा प्लांट वहां पर करते हैं। इसके अलावा प्रतिरोधी किस्में, रेजिस्टेंट वेराइटीज। तो प्रतिरोधी किस्मों के अंदर एक तो पुवन बहुत फेमस, हमने पढ़ी थी ना कल, पुवन वेराइटी जो कि सब्जी के लिए अच्छी है। तो इसकी प्रतिरोधी किस्म के अंदर एक तो पुवन है फेमस, और एक है कैवेंडिश ग्रुप। क्या है गाइस, तो कैवेंडिश ग्रुप की जो किस्म है उनके अंदर भी ये बीमारी नहीं होती है। ग्रुप सुपरवाइजर 2012 का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि कौन सी किस्म पनामा विल्ट प्रतिरोधी है, पुवन याद रखनी अपने को। अब ये तो एक बीमारी हो गई, एक दूसरी प्रॉब्लम और होती है इसमें। पहली प्रॉब्लम तो कौन सी हुई, पनामा विल्ट, और दूसरी दिक्कत इसमें होती है सिगाटोका पत्ती धब्बा रोग। क्या नाम है, हाँ बोलो, सिगाटोका लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा रोग। तो इसके अंदर क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर धब्बे बनते हैं, जैसे ये केले की पत्ती है, तो केले की पत्ती के ऊपर जो है इस तरीके से बड़े 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 से स्पॉट्स बनते हैं, स्पॉट यानी धब्बे, तो इसको सिगाटोका लीफ स्पॉट कहते हैं। सिगाटोका लीफ स्पॉट एक कवक जनित बीमारी है, और उस कवक का नाम आपको याद रखना चाहिए, बोलो माइकोस्फेरिला, माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला, माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला, याद रहेगा। तो ये इसमें ये प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम जो कि एग्जाम में रेगुलर आती रहती है, उसको कहते हैं बंची टॉप वायरस। क्या कहते हैं, शीर्ष गुच्छा रोग, नाम है उसका शीर्ष गुच्छा। शीर्ष का मतलब होता है टॉप और बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बंची, बंची टॉप, याद रह सकता है। तो बंच यानी गुच्छा बनना, टॉप यानी शीर्ष भाग में,
तो ये केले का जो छोटा पौधा होता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है, वो ऊपर ऊपर वाली जो शाखाएं होती है ना, शाखा मतलब पत्तियां होती है, वो इस तरीके से गुच्छा, तो गुच्छा पूरा बन जाता है। वायरस है ये, क्या है, इसको याद रखो, बोलो बंची टॉप वायरस। जितने भी हॉर्टिकल्चर में वायरस से होने वाले रोग हैं, उनको एक साथ आपको याद ही रखना है। मैंने वायरस से ही लिखा है, क्या वायरस लिखते हैं या वायरस, ये आता है क्या, क्या बात कर रहा हूं, तुम आजकल हिंदी बहुत पढ़ रहे हो, क्या बात, वायरस, अब सही है। तो ये वायरस है, तो वायरस जनित बीमारी कुल होगी 6, ज्यादा 6-7, कितनी है, हाँ बोलो, मोजेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, बंचिटो वायरस, क्रिस्टेजा वायरस, वो भिंडी में लगता है येलो वेन मोजेक वायरस। तो जिनमें वायरस है उनको साथ में वायरस को टच करके याद रखो, एक साथ ही अलग से मत लो ये वायरस होती है, सीधा उसको याद ही ऐसे रखो, बोलो बंचिटो वायरस। और वायरस कभी भी अकेला नहीं फैलता है, पता तुम्हें, वायरस को कोई न कोई फैलाने वाला चाहिए, वाहक उसको कहते हैं। तो इसको फैलाने वाला फेमस एफिड है, कौन है, एक केले में लगने वाला एफिड है, उसको बनाना एफिड कहते हैं, और वो इसको फैलाने का काम करता है। उस बनाना एफिड का नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्या तुम याद रख सकते हो, तो इस बनाना एफिड को मैं जो है यहां लिख देता हूं, ताकि नीचे इसका नाम लिख पाए। इसको फैलाता कौन है, एफिड। अब मैं इस एफिड का नाम लिख रहा हूं नीचे, बोलो पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, निग्रो नर्वोसा, ये क्या लिखा मैंने, बताओ, इस एफिड का नाम है ये नर्वोसा, इस एफिड, बनाना एफिड का नाम याद रखना चाहिए, ये आता रहता है रेगुलर। वापस बंचिटो वायरस, वायरस फैलता किसके द्वारा, एफिड, और उस एफिड का क्या नाम है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा एफिड का नाम है। तो 3 रोग हो गए, ये तीनों मेन रोग है, ये तीनों तो है मेजर। मेजर का मतलब जो अभी कोटा में क्या आया था, अभी कोटा का टीए के पेपर में निम्नलिखित में से कौन सी केले की बीमारी वायरस से होती है, तो पंचिटो वायरस, ऐसा प्रश्न है, तुम्हारे भी ऐसा ही आएगा। 2 माइनर डिजीज हो रहे, छोटे वाले रोग, याद रखे तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो मोको डिजीज,